अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 12-14 घंटे के 5 कम से कम डेवलपमेंट्स इश्यूज़ ऐसे हैं जो इस वक्त मेरे सामने हैं और सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी जो इंटरकनेक्टिविटी या इंटरडिपेंडेंस है उसे मैं सामने ला सकूँ। लेकिन इश्यूज़ हैं क्या? जनरल अमजद शोएब, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब, जो ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़ाहिर लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन उसके बाद इस वक्त लाखों लोग उनको, उनके वीलॉग को, उनकी स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। उनकी गिरफ्तारी का मतलब क्या है, किसको पैगाम दिया जा रहा है, व्हाट इट रियली टेल्स अस अबाउट द सिस्टम। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जहां अज खुद नोटिस लिया गया, सो मोटो नोटिस लिया गया, वहां जो 9 मेंबर का बेंच था अब वो 5 मेंबर्स का बेंच रह चुका है। 4 मेंबर उसमें से रिक्यूज़ कर गए। किन इश्यूज़ पे इनकी क्या अहमियत है, व्हाट इज़ द पॉइंटर ऑफ थिंग्स टू कम, ये सेकेंड डेवलपमेंट है। डेरा गाजी खान में राजनपुर के इलेक्शन में जहां तहरीक इंसाफ ने 35,000 से ज़्यादा वोटों की सबकत ली है PMLN के ऊपर, इसकी सिग्निफिकेंस इस मौके पर क्या बनती है? आज ही के दिन में आपसे कोई चंद घंटे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा PMLN की रूह रवा ने साहिवाल के अंदर एक एक्सपेंडेड किस्म की कॉर्नर मीटिंग की है अपने वर्कर्स के साथ, जहां उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन के लिए अपने मुतालबात उन्होंने रख दिए हैं कि पहले इंसाफ होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। वो किस किस्म का इंसाफ चाहती हैं, ये भी मैं आपको इसमें कनेक्ट करता हूँ। और फिर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सालक सैयार साहब ने, जो बहुत गुस्से में थे पिछले मेरे वीलॉग में, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में उनका कहना है कि इसराइल के हवाले से जो मैंने कमेंट या एनालिसिस किया है उसमें मेरे पास कोई मॉरल कंपस नहीं है। फॉर्चुनेटली मैंने उनका वो कमेंट देखा, मैंने उसको पिन किया और उसके ऊपर एक खासी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्टिव डिबेट हुई है। उसके हवाले से भी चंद कमेंट्स मुझे करने हैं। लेकिन लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट जनरल अमजद शोएब, जो पहली की डेवलपमेंट है। मतलब मैं रोज़ जो है हर दिन जब दिन सूरज निकलता है यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर, मुझे एक उम्मीद होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो एलीट है, वो कहीं ना कहीं एक करेक्शन का फ़ैसला करेगी। ख़ास करके मेरी तमाम तवक्कुआत, उम्मीदें जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से होती हैं कि किसी स्टेज पे, और फिर ऐसे उनके हरकारे भी हैं, ऐसे उनके बहुत से उनके स्पोक्समैन भी हैं, वाशिंगटन में हैं, लंदन में हैं, पाकिस्तान में हैं, जो मसलसल हमारे कान में ये सरगोशी करते हैं कि नहीं फ़ैसला हो गया, चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को अदालतों के ज़रिए ठीक होने देना है, चीज़ों को इस तरह से ठीक करना है, चीज़ों को उस तरह से ठीक करना है, बहुत हो गई है। जनरल बाजवा की जो भी विज़न या नॉन विज़न था, उससे अब मौजूदा लीडरशिप जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। तो एक उम्मीद जो है वो हर दिन सुबह मुझे होती है कि हालात में बेहतरी आएगी, हमें बेहतरी नज़र आएगी। जनरल अमजद शोएब की गिरफ़्तारी, ख़ास करके जिन बुनियादों के ऊपर ये गिरफ़्तारी हुई है इस 3 स्टार जनरल की, लेफ्टिनेंट जनरल की, और जिस तरह से उनके लिए 7 दिन का रिमांड मांगा गया, आधी रात को उनको गिरफ़्तार किया गया, मैंने सोचा कि शायद अज़े राह मुरव्वत जो है कोई जाली किस्म का इल्ज़ाम लगा देंगे कि उन्होंने ज़मीनें ज़्यादा अलॉट कर ली हैं, कोई करप्शन की है, उनके बेटे ने कोई पेट्रोल पंप बनाया था, किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई है। लेकिन हमारा निज़ाम इस वक्त इतना नंगा हो चुका है, इतना इसे कहते हैं बेशरम हो चुका है कि इल्ज़ाम भी उन्होंने ये लगाया है कि जनरल अमजद शोएब जो हैं उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत को उकसाया। या तो कानून में कमी है, उनके पास कोई और सेक्शंस नहीं है, सेक्शंस ये लगाए कि ये, और वो भी एक टेलीविज़न प्रोग्राम, यानी बोल टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में जो उन्होंने पार्टिसिपेशन की, वहाँ उन्होंने जो कमेंट्स किए। अब इससे 2 चीज़ें कम से कम हमें नज़र आती हैं। एक तो यहाँ पर एक पैगाम भेजा जा रहा है, एक रिटायर्ड 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल की गिरफ्तारी जिस तरह से अमल में लाई गई है यहाँ पर जज साहिबान को, एक ऐसे वक्त पे जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा वहाँ पर भी एक बगावत, यहाँ तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनरल साहब ने जो कुछ बोला है उससे बगावत जो है वो इंस्पायर होती है, ये बगावत भड़काने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत करवाने की कौन कोशिश कर रहा है? वहाँ तो बगावत हो गई ना। 9 मेंबर का जो बेंच है वो रिड्यूस होकर 4 लोगों के रिक्यूज़ होने के बाद 5 लोगों का रह गया। तो एक तो क्लियरली मुझे ये समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जज साहिबान को यहाँ पर एक मैसेज भेजा गया है कि अगर एक जनरल को, एक लेफ्टिनेंट जनरल को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है तो हमारे जबर से और हमारी रीच से कोई इम्यून नहीं है। दूसरा ये भी मुमकिन है कि आप किसी टॉप जुडिशल रिटायर्ड पर्सनैलिटी की भी फिर अगले के स्टेप पे लोग नहीं समझते, लोग नहीं रुकते, इसी तरह से तनकीद जारी रहती है निज़ाम की, तो यह मुमकिन है कि चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो किसी रिटायर्ड जज को भी गिरफ़्तार कर ले। तो एक तो ये मैसेज इसमें से आता है। दूसरा जो इसमें से मैसेज निकलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये आप देखें, वो एक एनालिसिस है कि पाकिस्तान में हालात इस किस्म के हो चुके हैं, और ये गुज़िश्ता 20 बरस में पाकिस्तान के इस किस्म के हालात नहीं थे, ये बतदरीज गुज़िश्ता चंद सालों में ऐसे हालात हुए हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की रियासत की तमाम तर ताकत जो है, जो छड़ी है, जो उसका क्रैकडाउन है, वो स्पोकन वर्ड के गिर्द घूम रहा है। यानी
दुनिया की जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं वहाँ स्पोकन वर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ एक्शंस जो हैं उसके ऊपर रियासत जो है वो मूव करती है, हरकत में आती है, प्रोटेक्शन देती है। और स्पोकन वर्ड की प्रोटेक्शन अगर एग्जिस्ट करती है कहीं, तो वो एग्जिस्ट करती है एक नेचुरल ऑर्गेनिक ह्यूमन बीइंग को या बिजनेस ब्रांड को, जहां आप अपने कमेंट्स के ज़रिए, इररेस्पॉन्सिबल कमेंट्स के ज़रिए किसी नेचुरल बॉर्न पर्सन को डिफेम करते हैं, उसको आप नीग्रो कह देते हैं, काला कह देते हैं, किसी औरत की बेइज्जती कर देते हैं, किसी बिजनेस एंटरप्राइज की ब्रांड पावर को चैलेंज करते हैं। रियासत की जो प्रेस्टीज है या हुकूमत की जो प्रेस्टीज है या रिट है, उसे चैलेंज करने के लिए इस किस्म के कवानीन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अमेरिका में तो बहुत ही ज़्यादा लेक्सिटी है, ब्रिटेन में तो फिर थोड़ा बहुत है, डेफेमेशन में कुछ जान है, यहाँ तो सिरे से ही कुछ नहीं है। बहरहाल तो ये जो एक स्टेज है जहाँ पाकिस्तान की रियासत की तमाम स्ट्रगल स्पोकन वर्ड के साथ हो रही है, ये पाकिस्तान की रियासत की ताकत नहीं है। मेरे एनालिसिस में ये एक बतदरीज एक कमज़ोरी का एक्सप्रेशन है। ये तो होगी पहली डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट आप देखें कि जहाँ अगर जनरल अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाती तो गालिबन सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही थी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस पहले ये दूसरे दिन इमर्ज की, उसका नेट रिजल्ट ये निकला है मंडे के दिन कि 9 मेंबर का बेंच रिड्यूस होकर 5 मेंबर का बेंच रह गया है, जिसमें से 4 जज साहिबान जो हैं इंक्लूडिंग अतर मिनल्ला साहब ने उन्होंने वहाँ से रिक्यूज़ कर लिया, इजाज़ुल एहसन साहब ने रिक्यूज़ कर लिया है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि मंदो खेल साहब जो हैं, जो असूल में ये बिलीव करते थे कि सुओ मोटो नोटिस नहीं बनता है, उन्होंने इसमें से रिक्यूज़ नहीं किया। अगर पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल यहाँ पे कोई होता है, क्रॉस पॉलिटिक्स ना होती, तो फिर तो उनको भी रिक्यूज़ करना चाहिए था। बहरहाल शुक्र है कि उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया, बिकॉज अगर वो रिक्यूज़ करते तो फिर इस बेंच ने टूट जाना था। इसका रिक्विजिट 5 मेंबर का जो ऑड नंबर होता है वही पूरा नहीं रहना था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हैं ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक नया बेंच तश्कील देना पड़ता, और मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में वो भी बड़ा मुश्किल होना था, कॉन्ट्रोवर्शियल होना। लेकिन जो मंडे के दिन में अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जिन बुनियादों के ऊपर ये बेंच टूटा है या रिक्यूज़ किया गया है वो बड़ी ट्रिवियल हैं, अनइम्पॉर्टेंट हैं, साइड इश्यूज़ हैं, सेकेंडरी और टर्शरी इश्यूज़ हैं। असल इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये बड़ी मायूसकन डेवलपमेंट है जिस तरह से जज साहिबान ने खप डाली है इस बेंच के अंदर, एक बगावत का वहाँ पे समा पैदा किया। लेकिन जो डिबेट हुई है मंडे के दिन में, वो जो रिपोर्ट हुई है कम अज़ कम अखबारों में, वो भी खासी डिसअपॉइंटिंग है, इन द सेंस कि बड़े ट्रिवियल किस्म के नॉन सब्सटेंटिव इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर अदालत उज़्मा के मौजूद जज साहिबान ने बहुत ज़्यादा वक्त लगाया है। जो प्रिंसिपल इशू है कि पाकिस्तान के आइन की कंटिन्यूटी इसी चीज़ के अंदर है, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ अ चाइल्ड ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरी ताकत से अपने ही जो पैटर्नल रिलेशनशिप है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ही डिफेंड नहीं कर पाती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ को डिफेंड कर पाएगी। और इलेक्शन होना, असम्बलियाँ टूटना, उसकी तहलील हो जाने के बाद इलेक्शन होना 90 दिन के अंदर, ये तो कॉर्नर स्टोन है पाकिस्तान के आइन का। अगर इसको भी सुप्रीम कोर्ट डिफेंड नहीं करती तो आइन का बचेगा कुछ नहीं। तो जो डिबेट हुई है वो कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि अगला दिन जो अब शुरू होगा ट्यूसडे का, उस दिन के अंदर चीफ जस्टिस जो है इस डिबेट को रैप अप करेंगे। लेट्स सी। उम्मीद तो हमें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हमें बहुत है, लेकिन मंडे की डिबेट कोई बहुत ज़्यादा जो है हौसला अफजा जो है वो नहीं थी। मूविंग टू द इलेक्शन ऑफ द डेरा गाजी खान राजनपुर का जो इलेक्शन है, जहां 35,000 की सबकत ली है मोहसिन लगारी साहब ने, और मेरा कम अज़ कम एनालिसिस ये है कि अगर यहाँ पर PMLN की तमाम तर ताकत और इलेक्शन कमीशन की चालाकियाँ फुर्तियाँ सफ़ आरा ना होती तो शायद ये लीड 50,000 से ज़्यादा होती। लेकिन इस लीड के अंदर एक ख़ास किस्म का मैसेज है। मोहसिन लगारी ने असम्बली में जाना नहीं है, तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ ख़त्म करने और नए इलेक्शन कराने की बात कर रही है, तो लोगों ने जो वोट डाला है डेरा गाजी खान के अंदर, राजनपुर के अंदर, ये उन्होंने अपने एक बंदे को जिता के असम्बली के अंदर भेजने का वोट नहीं डाला, बल्कि उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है। ये उनका एक पब्लिक ओपिनियन सर्वे है, ये उनका एक रेफरेंडम है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी ढांचे के ऊपर। और हम तो कम अज़ कम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी, सिविल मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट जो है इस पैगाम को समझने की कोशिश करेगी। लेकिन अब जो एनालिस्ट को ये परेशानी है कि बजाय इसके कि इस पैगाम को समझा जाता, और जनरल अमजद शुएब ने भी इस हवाले से कहा था कि इस पैगाम को समझने की ज़रूरत है, उल्टा जनरल अमजद शुएब जो हैं, जो मैसेंजर है, यानी मैसेज जो है जब जहाँ से आता है उस मैसेंजर को गिरफ्तार करके आप पकड़ लेते हैं और आप उस मैसेज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। बट मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर फ्रॉम राजनपुर एंड फ्रॉम डेरा गाजी खान।
अब आए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने अब से कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले साहिवाल के अंदर उन्होंने एक एक्सपेंडेड, आप उसको कॉर्नर मीटिंग कह सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, वर्कर्स कन्वेंशन वो आजकल कहती हैं, अब वो आवाम से उन्होंने जल्द से बंद कर दी हैं। जब वो आई और लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उनको एक खासा नाकाफ़ी किस्म का अनइम्प्रेसिव इस्तकबाल मिला। उनका ख्याल था कि लाखों लोग या सैकड़ों, काउंटलेस हज़ारों लोग, काउंटलेस थाउजेंड्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पूरे पाकिस्तान से सिर्फ चंद सौ लोग वहाँ पे पहुँच सके, 100, 150, 200 फुट की वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सके। उसके बाद से फिर बहावलपुर में जो लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस थी, फिर शादी हॉल और होटलों के कमरों के अंदर उन्होंने कन्वेंशन शुरू कर दिए। तो अब वो वर्कर्स ही कन्वेंशन करती हैं। लेकिन आज के वर्कर कन्वेंशन में अच्छा, एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एक गीत PMLN ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के लिए बनाया है, मरियम नवाज़ मरियम नवाज़ मरियम नवाज़। उसकी वो बेसिकली एक इंडियन फिल्म है गुज़िश्ता 4-5 बरस की, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, जिसमें एक प्रिंसेस है जो अपने बॉडीगार्ड से मोहब्बत करती है और वो प्रिंसेस भी उसके साथ दोगलापन कर रही होती है, चालाकी कर रही होती है, फेक मोहब्बत की वो कहानी है। मुझे उसकी थीम के ऊपर इन्होंने ये गीत बनाया। आप में से कि कोई उसको याद आता है, आपको फिल्म का नाम या गीत याद आता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखें, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। और मज़े की बात है कि उस थीम के बैकग्राउंड के अंदर जब वो बार बार चल रहा है वो गीत जो बनाया है PMLN की मीडिया टीम ने, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा नवाज़ शरीफ साहब के एटम बम बनाने की बात कर रही हैं। और पाकिस्तानी सियासतदान एटम बम की इस तरह से बात करते हैं जिस तरह पराठा आपने अपने फ्राई पैन के अंदर या किचन में कोई 2 घंटे लगा के, घंटा लगा के बनाया होता है। यानी पाकिस्तान का एटॉमिक पावर बनना जो एक प्रोट्रैक्टेड सस्टेन्ड प्रोसेस के नतीजे में एक चीज़ हुई है, उसका क्रेडिट जिस तरह से लिया जाता है वो बिल्कुल आलू टमाटर पराठे की तरह लिया जाता है। बहरहाल जो बात उन्होंने वहाँ पे अपनी डिमांड रखी, जो प्रिंसिपल यानी थीम है मरियम नवाज़ की स्पीच की, वो ये है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे इंसाफ के बाद। और इंसाफ, तहरीक इंसाफ का वर्ड उन्होंने बोरो कर लिया। लेकिन इंसाफ की डेफिनेशन क्या है? इंसाफ की डेफिनेशन ये है कि जो रॉन्ग्स किए गए हैं अगेंस्ट नवाज़ शरीफ वो करेक्ट होने चाहिए। वो करेक्ट कैसे होंगे? नवाज़ शरीफ को एग्जॉनरेट किया जाए, उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ ताकि उनको बिल्कुल, और उसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कहती हैं। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भी है, वो ये है कि जो घड़ी चोर है, यानी इमरान खान की तरफ इशारा है कि घड़ी चोर को अदालत में ला के सज़ा दी जाए, तो वो तो मुश्किल लग रहा है। बहरहाल उम्मीद या ख्वाहिश उनकी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद उनकी यही है कि नवाज़ शरीफ के केसेस भी इसी साल में ख़त्म होंगे, सारे एग्जॉनरेट होंगे और इमरान खान को भी सज़ा मिलेगी। और सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस में कम से कम मरियम नवाज़ के हिसाब से पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकता है। अब आ जाता हूँ उस कमेंट के ऊपर जो सालिक सैयार साहब, वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ दिस क्लब, आप कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब को फॉलो करते हैं, उन्होंने जो कमेंट किया मेरे जो मैंने 2 वीलॉग्स किए हैं इसराइल के हवाले से, उसमें उनका एक कमेंट ये था कि भाई डॉक्टर मोईद का कोई मॉरल कंपास नहीं है, ख़त्म हो चुका है और वो मॉरल एंगल से इसराइल की सिचुएशन को नहीं देख सकते। फॉर्चुनेटली उनका कमेंट मेरी नज़र में आया, मैंने और भी बहुत से कमेंट देखे और मैंने उसको पिन कर दिया और उसके ऊपर एक खासी इंटरेस्टिंग, प्रोवोकेटिव और कंस्ट्रक्टिव डिबेट हुई है और जिसको मैं बिल्कुल वार्मली वेलकम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी मीनिंगफुल डिबेट होती है जो किसी भी जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ सबके वहाँ पे जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बड़ा अच्छा, ज़बरदस्त, इस तरह के कमेंट्स लोगों के होते हैं। मीनिंगफुल डिबेट की एब्सेंस होती है। तो ये जिस किस्म की मीनिंगफुल डिबेट हो रही है, मसलसल हो रही है, सिर्फ सालिक साहब ने नहीं की और बहुत लोग कर रहे हैं और उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आई वेरी वार्मली वेलकम इट। एक मैं सिर्फ चीज़ और छोड़ जाता हूँ इस डिबेट करने के लिए, सालिक सैयार साहब और बहुत से लोग जो एक मॉरल लेंस से, ये जिसको मैं एक इंस्पिरेशनल एस्पिरेशन या इंस्पिरेशन का जो उनका लेंस है जिससे वो दुनिया को देखना चाहते हैं। शायर मशरक़ जनाब अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले ये कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। क्वेश्चन है, इंस्पिरेशन की हद तक तो शायर मशरक़ की इंस्पिरेशन बड़ी खूबसूरत है, बड़ी रोमांटिसाइज है, रोमांटिक है, बड़ा इम्प्रेस करती है। हमने भी स्कूल कॉलेज के तमाम जो हमारे डिबेटिंग कंपटीशन होते हैं उसके अंदर इसको डन टू डेथ किया है, सैकड़ों हज़ारों दफ़ा बच्चे इसको रिपीट करते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत है कोई ऐसा एक मुस्लिम नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर नज़र तो नहीं आता। सूरत हाल तो ये है कि जो जितने भी मुस्लिम रियासतें हैं जिन्होंने मुस्लिम एसोसिएशंस या प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर या अगर उन्होंने कोई साइंटिफिक रिसर्च, कल्चरल, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी खड़े किए हैं, उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी स्टेट को पॉलिश करने के लिए, उसको ब्रांड करने के लिए करते हैं, अपनी रियासत के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए उन प्लेटफॉर्म्स को और मुस्लिम एसोसिएशंस को इस्तेमाल किया जाता है। एंड बाय द वे, एट द कॉस्ट ऑफ डाइग्रेशन, इस शहर में वाशिंगटन के अंदर सऊदी अरब, यूएई और कतर, जो 3 ही सिर्फ मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने 200-250 से ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने
अपने लॉबिस्ट रखे हुए हैं, PR फर्म्स रखी हैं, और आधे से ज़्यादा खालिस्तान उसमें से ज्यूइश हैं। तो एक साइड पे हमारी एस्पिरेशन है कि यहूदी और नसरानी जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। तीसरी तरफ से 3 जो सबसे अमीर मुस्लिम रियासतें हैं, इनके सारे लॉबिस्ट और सारी PR फर्म्स जो हैं वो यहूदियों की हैं, जिनके ज़रिए ये अपनी लड़ाई करते हैं। और लड़ाई किसके खिलाफ करते हैं? आपस में। ये कोई यहाँ पे आके इसराइल के खिलाफ लॉबिंग नहीं कर रहे, सऊदीज़ लॉबिंग करते हैं, और UAE मिल के कतर के खिलाफ, और कतर पिछले 5 साल से लॉबिंग कर रहा है इन दोनों के खिलाफ, और उसमें पैसा किसका बन रहा है? वो यहूदी लॉ फर्म्स और लॉबिस्ट का बन रहा है। तो एस्पिरेशन के अंदर और हकीकतों में बड़ा फ़र्क होता है। एक मुस्लिम नरम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, सूरत हाल ये है कि पिछले कई बरसों में जब भी मेरी UAE या सऊदी अरब के ऑफिशल्स के साथ इस्लामाबाद में कहीं पे मुलाकात होती है, तो कॉन्वर्जेसन हमारी क्या होती है? ब्रदर ब्रदर, पाकिस्तान इज़ वेरी डियर टू अस। उसके आगे कोई कॉन्वर्जेसन चलती कोई नहीं, हमारी बात करने को कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी जो भी मिलता है 7-11 के ऊपर पेट्रोल पंप पे, उससे आप आधा घंटा गप लगा सकते हैं, उसके गाँव के मामलात के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के मामले में, सियासत के हवाले से, फिल्मों के बारे में। तो हकीकतें कुछ और हैं और एस्पिरेशंस जो हैं वो कुछ और हैं। आई हैव गिवन यू अनदर पॉइंट फॉर डिबेट। फिर आपसे मुलाकात होती है चंद घंटों में। थैंक यू सो मच।